चलो तो स्टार्ट करते। तो रेस्पिरेशन टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दिया हुआ है, फिर हम प्लांट पे चलेंगे इसके बाद, एनिमल के बाद, कि जो ब्रीदिंग रेट है किसका फास्टर है? ब्रीदिंग रेट फिश एंड ह्यूमन में किसका फास्टर है? क्यों? एक एक कर। हाँ, तो उससे क्या हुआ? उसकी वजह से उन्हें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि वो वाटर में रहता है और उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलता है और वाटर में कम अमाउंट में। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है ना। तो फिश डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है। फिश तो पानी में ही ब्रीथ करती है तो पानी में ऑक्सीजन उसी को तो यूज़ करती है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ मतलब डिजॉल्व, शॉर्ट में डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब डीओ लिखते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर इज़ कॉल्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। तो फिश तो आपको पता है पानी में सांस लेती है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन फेयरली लो है, लेस देन 1% है। ऑक्सीजन पानी में 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। एनसीईआरटी लिखता है फेयरली लो। कितना लो? लेस देन 1%। तो कुछ भी नहीं है ये तो। तभी तो आपने देखा है ना, फिश कंटिन्यूसली मुंह बंद और खोल है ना करती रहती है, देखा है ना, कंटिन्यूसली पानी को पीती रहती है और गिल्स से निकालती रहती है और गिल्स में एक्सचेंज होती है। पानी में से ऑक्सीजन ले लेगी और बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डाल देगी और पानी को बाहर निकाल देती है। तो देखो गिल्स के थ्रू तो एक्सचेंज हो रहा है ना, इसीलिए। जबकि ह्यूमन एयर में से ब्रीथ करते हैं, एटमॉस्फेयर में से ब्रीथ करते हैं, और आपको पता है 21% ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में कितना है? कितना ज़्यादा है? जबकि यहाँ पे तो लेस देन 1 है। इसलिए ब्रीदिंग रेट फास्टर है। यह आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रीज़न के साथ। क्लियर? तो यही बताना है आपको। द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो, दैट इज़ लेस देन 1% इन वाटर, वेयर एज ऑक्सीजन इन एयर इज़ 21%, बहुत ज़्यादा है। इसलिए फिश की ब्रीदिंग रेट क्या है? फास्टर है कंपेयर टू ह्यूमन। आ गया समझ में? क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सरफेस या एक्सचेंज सरफेस। कौन सा है? एक्सचेंज कहाँ होती है? लंग्स में। कहाँ एक्सचेंज होती है? एल्वेलाई। एल्वेलाई कैसा स्ट्रक्चर है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम है उसका? एल्वेलाई। अब एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसके फीचर कैसे होने चाहिए, एक अच्छा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो 2-3 पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट तो कैरेक्टर्स क्या क्या होने चाहिए एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के या स्ट्रक्चर के। दैट इज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई के, क्योंकि लंग्स में तो एल्वियोलाई है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है। तो बताओ कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, कैसा कैरेक्टर्स होने चाहिए इसके? बैलून लाइक स्ट्रक्चर मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्यों है वो? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एक्सचेंज ज़्यादा होगा गैसेस का। सही बात है ना? क्लियर? हमने विलाई में भी तो यही देखा था कि विलाई सरफेस एरिया क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सके। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, लार्ज सरफेस एरिया।
इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। ये एल्वलाई के फीचर्स हैं। ये हमारे अंदर तो एल्वलाई है ना, ब्रीदिंग ऑर्गन, मेन स्ट्रक्चर दैट इज लंग्स के अंदर। तो एल्वलाई एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये पहला फीचर है। इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, नोट कर लो इसको, इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। क्यों होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज, फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके गैसेस। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाएगी। नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट और क्या फीचर होने चाहिए? एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एनरिच विद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से भरपूर होनी चाहिए, ठीक है, एनरिच विद ब्लड वेसल्स। ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। एनरिच विथ ब्लड वेसल्स, क्योंकि आपको पता है ब्लड वेसल्स में ब्लड होगा और ब्लड ही क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, है ना। सो फॉर मैक्सिमम, नोट कर लो, पहले वाले का है फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके। एनरिच विथ ब्लड वेसल, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, CO2 को लेकर आएगा। थर्ड, और क्या हो सकता है? सोचो। थर्ड क्या होगा? सरफेस एरिया हो गया, ब्लड वेसल से रिच होनी चाहिए, एल्वलाई ब्लड वेसल से घिरी रहती है। थर्ड पॉइंट बताओ। सोचो। अच्छा, सपोज आप के पास स्टेनर नहीं है चाय छानने के लिए, है ना, आपने चाय बनाई, आपके पास छलनी नहीं है, छलनी में छानते हैं ना चाय को, तो छलनी नहीं है आपके पास, है ही नहीं घर पे, गेस्ट आ गए, चाय तो बना ली, तो आप क्या यूज़ करोगे? कपड़ा। कर सकते हैं ना। तो चाय छानने के लिए आप मोटा कपड़ा यूज़ करोगे, पतला? मोटा या पतला? किस में ज़्यादा आसानी से छनेगी, मोटे में कि पतले में? मोटे में तो क्या पता चाय आए ना, इतना मोटा कपड़ा हो कि चाय ना निकले, तो पतले में तो आसानी से निकल जाएगी, तो पतला कपड़ा होना चाहिए कि मोटा? तो वैसे यहाँ पर भी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए, ताकि गैस आसानी से एक्सचेंज हो सके। अब अगर हम एल्वलाई की वॉल को इतना मोटा बना दें कि गैस ही नहीं निकल पा रही, तो कोई फ़ायदा है? नहीं। तो मिल गया थर्ड फीचर, थिन होनी चाहिए। एल्वलाई की वॉल कैसी होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए। सो इट शुड बी मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड, और उसका नाम क्या है? क्लास 9th टिश्यू चैप्टर। बोलो बोलो, एल्वलाई में कौन सी टिश्यू थी, भूल गए? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, पहली वाली यही तो थी। सबसे पतली कौन सी थी? यही तो थी, भूल गए? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। 1 सेल थिक होती है, 1 सेल जितनी इसकी मोटाई होती है, तो वही तो उसी से तो बनी हुई है, ठीक है, क्लियर? मेड अप ऑफ थिन लेयर, पतली होनी चाहिए। तो एल्वलाई की वॉल मेड अप ऑफ थिन लेयर, और उसका नाम भी लिख लेना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या नाम है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इससे पतली तो कोई है ही नहीं एपिथेलियम में।
क्यूबॉइडल है, कोलुमिनर है, स्ट्रेटर तो मैनी लेयर की बनी हुई थी, तो यही पतली है, याद है ना, ये तीन क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, सिंपल, स्क्वैमस। तो किसकी बनी हुई है? दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और कितनी होती है इसकी थिकनेस? 1 सेल जितनी। इसीलिए रीज़न लिख लेना, क्या रीज़न होगा पतली होने का? ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके गैसेस। ठीक है, क्लियर? फॉर ईज़ ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये लिख लेना इसके आगे पॉइंट, फॉर ईज़ ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सके। मोटी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए। क्लियर? ये तीन मेन फीचर है, आया हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम में, ये वाला भी, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एन रेस्पिरेटरी सरफेस या स्ट्रक्चर। तो याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिया हमने साथ में, तीनों के 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये, 2 to 3 मार्क्स। किसको नहीं आया समझ में? पक्का एक एक चीज़ समझ में आ गई। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके। ब्लड वेसल से रिच होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, और थिन लेयर की बनी होनी चाहिए ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, क्लियर? बोलो यस या नो। चले आगे। इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखना है। यस, एल्वेलाई गैसेस एक्सचेंज साइट है, लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। एयर पैसेज मैंने कराया था ना, कोई बात नहीं। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे आती है एल्वेलाई, है ना, आपके लेवल पे। वैसे तो ब्रोंक्यूल्स के भी 3 पार्ट हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर आएगा एल्वेलर डक्ट और फिर आएगा एल्वेलाई। ये है एक्चुअल में, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई, ये आप लिख सकते हो। तो एल्वेलाई कहाँ आती है? ब्रोंक्यूल्स के बाद। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? जो सिगरेट पीते हैं, है ना, सिगरेट स्मोकर्स, उनके लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको एम्फीजीमा हो जाता है। तो एम्फीजीमा में क्या होता है? ये जो सरफेस एरिया है ना, ये कम हो जाता है। एल्वेलाई की जो वॉल होती है ना, वो डैमेज हो जाती है। जहाँ पे एक एल्वेलाई, एक बंच ऑफ एल्वेलाई में बहुत सारे एल्वेलस होते हैं, है ना, तो वो वॉल अगर ख़त्म हो जाएगी तो वो स्ट्रक्चर, उसका जो सरफेस एरिया था वो कम हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगा तो उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, इसलिए उनको सांस की बीमारी हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो जाती है। क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग में जो केमिकल निकोटिन जो यूज़ करते हैं वो आपका एल्वेलाई के वॉल को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। केमिकल है ना, और केमिकल तो टॉक्सिक होते हैं। रब कर दूँ ये? ठीक है, तो वह एल्वेलाई के वॉल को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। जो म्यूकस होती है विंड पाइप में, ट्रैकिया में म्यूकस होती है, सीलिया को डैमेज कर देता है। और जब सीलिया डैमेज हो जाएगा, जो आपके विंड पाइप में, ये भी तो 9th में ही पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम जो विंड पाइप में होती है, तो वो अगर डैमेज हो जाएगी तो म्यूकस आगे जा ही नहीं पाएगा और म्यूकस वहीं पे जम जाएगा, और जब म्यूकस वहीं पे थिक हो जाएगा, जम जाएगा, तो फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसीलिए क्लियर। अस्थमा कैसे होता है? अस्थमा में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये बाय बर्थ भी होती है किसी किसी को, या ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड हो भी सकती है पोल्यूशन की वजह से। दिल्ली NCR में देख लो, वहाँ पे एक बच्चा
पता नहीं 50 या 55 सिगरेट पीता है एक दिन में, इतना धुआं उसके अंदर जाता है। एक्चुअल में नहीं पी रहा वो, ऐसा बोला जाता है, कंपेयर किया जा रहा है कि एक बच्चा जितना धुआं अंदर ले रहा है जितना 50 सिगरेट पी रहा है। और वहाँ पे एलर्जी के बहुत सारे आपको केसेस मिलेंगे दिल्ली एनसीआर में, जिसमें गुड़गांव भी आता है ना। तो इसीलिए क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है, वर्ल्ड में मेरे ख्याल से 6th या 7th सिटी है दिल्ली हाईली पोल्यूटेड, इसीलिए। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ। फिर इसमें एक पॉइंट और आता है, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स है अभी, ठीक है ना। एनिमल में एक आता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम ये क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, जिनके स्कूल में ये टॉपिक हो चुका है, रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा है? क्या होता है ये? मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ के आया करो एनसीईआरटी। नहीं, रेसिडुअल का मतलब बची हुई, बचा हुआ। वॉल्यूम मतलब एयर, कितनी एयर वॉल्यूम मतलब कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर बची हुई है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। टर्म में ही आंसर है रेसिडुअल मतलब बची हुई, वॉल्यूम मतलब एयर। तो जो लंग्स में हवा बच जाती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद, आप कितना भी ज़बरदस्ती हवा को बाहर निकाल लो, ठीक है, फिर भी आपके लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी? बची रहेगी हवा। मतलब आपका लंग्स कभी भी पूरा एम्प्टी नहीं होता, लंग्स पूरा खाली नहीं होता है कभी भी, और कर भी नहीं सकते। हम तो छोड़ो, बाबा रामदेव भी नहीं कर सकते, जो अपना पूरा पेट अंदर पिचका लेते हैं, है ना, इतना हो जाता है पेट तो उनका वो भी नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। सो द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, डेफिनेशन नोट कर लो रेसिडुअल वॉल्यूम डाल के। द अमाउंट ऑफ एयर, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर remains, the amount of air remains in the lungs after forceful expiration. एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर निकालना, एक्सहेलेशन भी कह देते हैं। देखो दो टर्म है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन, एक ही बात है। वर्ड का मतलब समझ में आ गया है ना? हाँ वही मैंने कहा ना, इंस्पिरेशन तो एक्सपीरेशन, इनहेलेशन तो एक्सहेलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन करने के बाद जो लंग्स में हवा बच जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। हाँ, अब ये वॉल्यूम कितना है तो नोट कर लो, 1100 से 1200 ml, मतलब 1 लीटर के करीब इतनी हवा आपके लंग्स में रहती ही रहती है, 1100 से 1200 ml। और आपको पता है हमारी लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? 6 लीटर। कितनी? 6 लीटर की, ठीक है, 5 to 6 लीटर होती है। और इतना ही ब्लड हमारे बॉडी में होता है, एक हेल्दी ह्यूमन अडल्ट में 5 से 6 लीटर खून होता है, और उतना ही लगभग लंग्स की कैपेसिटी होती है, जिसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, जो आपके सिलेबस में नहीं है या आपके सिलेबस में है। अब बच क्यों जाती है, खाली क्यों नहीं होती पूरी? ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको। गिव रीज़न में आता है वाई एयर लेफ्ट इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल ज़बरदस्ती कर भी दिया फिर भी बच गई, कितनी कोशिश कर ली हमने तो खाली ही नहीं हो रहा। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बच जाती है? अगर एयर वॉल्यूम नहीं बचेगी तो वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और कोई रीज़न? सर ब्लड में वो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। हाँ, तो एनसीईआरटी क्या लिखता है? देखो, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए और CO2 को निकलने के लिए, सफिशिएंट क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। ये तो उसी तरह से हो गया कि हम नहा रहे हैं,
और बकेट में पानी होना चाहिए। अगर बकेट पूरी खाली होगी तो बीच में ब्रेक हो जाएगा ना। फिर अगर बकेट खाली हो गई पूरी तो पानी तो है ही नहीं, आप कंटिन्यूसली नहा नहीं पाओगे, नहा पाओगे। तो वैसे ही अगर नल से पानी कम आ रहा है और आप पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो बाल्टी तो खाली होनी है। तो अगर थोड़ा बहुत पानी रहेगा और पानी भी अगर कम आ रहा है तो आप नहाते रहोगे कंटिन्यूसली, तो वही तो बात होगी। क्या आपकी ब्रीदिंग ब्रेक हो जाती है, आप रुक रुक के सांस लेते हो, इसलिए तो इसी के वजह से। सो दैट ब्रीदिंग रिमेन्स कंटिन्यू, ये इसका सिग्निफिकेंस है। और एनसीईआरटी क्या लिखता है? रीज़न सो दैट सफिशिएंट टाइम, रीज़न लिख लो, सिग्निफिकेंस लिखो इसका। सो दैट सफिशिएंट टाइम, सिग्निफिकेंस, रीज़न क्या है इसका? सो दैट सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड CO2 टू बी रिलीज्ड। एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। सो दैट सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम मिल जाए सफिशिएंट, और CO2 को रिलीज़ होने के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। लिखा हुआ है पैराग्राफ में, डायग्राम के नीचे ही दिया हुआ है। For so that sufficient time for oxygen to be released, sorry, oxygen to be absorbed and CO2 to be released, ठीक है। ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ये रहा। The lungs always contain a residual volume, second last line, first paragraph की। So that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released, मिल गया ना, second last line। बताया तो गया ही नहीं कितनी वॉल्यूम है। नहीं बताया ना, ये लिखा तो दिया मैंने। सर एग्जाम में तो नहीं आया? नहीं आया, वॉल्यूम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। व्हाट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम ये पूछेगा, और क्यों होती है, उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस ये आपसे पूछेगा, और पूछा भी गया, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में, याद रखना ये भी। चलें आगे, आ गया समझ में? तो लंग्स कभी भी खाली नहीं होता है ना। आप इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हो, सो दैट ब्रीदिंग रिमेन्स कंटिन्यू, है ना। इसके वजह से आपकी ब्रीदिंग क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। सो दैट द ब्रीदिंग रिमेन्स कंटिन्यू, कंटिन्यू ब्रीदिंग चलती रह सकेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हीमोग्लोबिन पे। HB इसका सिंबल है, हीमोग्लोबिन, ये इसकी स्पेलिंग है। अब आप देखोगे ये दो नाम है, इसमें दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम पार्ट होता है आयरन, हीम मतलब यहाँ पे आयरन है, ठीक है, और ग्लोबिन पार्ट आपका प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन प्रोटीन पिगमेंट है, आयरन प्रोटीन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, रेड कलर पिगमेंट, रेड पिगमेंट, है ना। यही तो आरबीसी में प्रेजेंट होती है, और इसी के वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है, और सबसे ज़्यादा तो आरबीसी है। अभी पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में नेक्स्ट, जो इसके बाद आएगा। हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको पता है कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ताकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, इसीलिए। और हीमोग्लोबिन का इम्पोर्टेंट रोल क्या है यहाँ पे, है ना, ऑक्सीजन एंड CO2 के साथ बाइंड करना, मतलब ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को लेके जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगी, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है कौन? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो आपको पता है 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाता है। कितना परसेंट? 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है। रेस्ट 3% प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके जाता है। रेस्ट 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके जाता है। 9th में पढ़ा था ना, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, पहला ही तो था। ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, याद आ गया है ना। तो ब्लड सेल आरबीसी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है और 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। बाकी रिमेनिंग 3% प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके जाता है। अब आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा? एनी आइडिया क्या नाम होगा इसका? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये बनेगा। ठीक है, क्लियर? आगे समझ में? कार्ब अमीनो अमीनो तो ग्लोबिन नहीं आ गया। जैसे कि आपने अमीनो मतलब प्रोटीन हीमोग्लोबिन के अमीनो पार्ट के साथ बाइंड करता है ये। ठीक है, क्लियर? हीमोग्लोबिन तो उसका नाम है ना पूरा। हीमोग्लोबिन के अमीनो पार्ट के साथ बाइंड करता है ये, इसलिए इसको हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहते। कुछ बच्चे आइडिया लगा लेते हैं वो ऑक्सी होगा तो ये कार्बोक्सी होगा, है ना। लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसका है? पता है किसका है? इसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है। किसका है? इसका है। तो लिख लो इसको भी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सर ये डिसॉल्व हो सकता है? कौन सा? सर हीमोग्लोबिन के साथ कैरी कर सकते हैं हीमोग्लोबिन? कार्बो अभी बताता हूँ। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HB लिख दिया मैंने शॉर्ट में, कार्बोक्सी। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी की बात। देखो अगर हम एफिनिटी की बात करें, फिर सॉल्युबिलिटी पे आता हूँ। अगर हम एफिनिटी की बात करें, एफिनिटी मतलब लगाव। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, उसका प्यार, उसका प्रेम। तो हीमोग्लोबिन का प्यार, उसका प्रेम, उसकी एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा होगी? इन तीनों में से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सोच के बताना। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन हवा में तीनों हैं, 1 2 3। इधर है हीमोग्लोबिन, किसको भाग के पकड़ेगा? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा सबसे पहले। सबसे ज़्यादा एफिनिटी CO के साथ है, ऑक्सीजन को भी धोखा दे देगा। तभी तो धुएं में से गुजरते तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीधी अंदर जाती है, सफोकेशन होने लगती है। इसीलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ के CO को पकड़ लिया। सर्दियों में न्यूज़ आपने सुनी होगी ना, अंगीठी जला के कमरे में मर गए 4-5 लोग, पता भी नहीं चलता, सोते सोते मर जाते है ना, क्योंकि दरवाजे खिड़की सब बंद रहती है, अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी फैल जाती है और अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, सोते सोते मर जाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, CO का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। बहुत ख़तरनाक गैस है ये तो, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर भी क्यों लेता? कहाँ लेते हैं? वो तो ठंड से बचने के लिए जलाई थी, लेकिन उनको तो पता ही नहीं था। हीमोग्लोबिन कैप्चर ही क्यों करता है? उसकी एफिनिटी, उसकी प्रॉपर्टी है ना, अभी तो बताया मैंने, उसकी एफिनिटी है। एफिनिटी है, लगा हुए हर्ष, है ना। ठीक है, उसके बाद तो ये ऑर्डर है CO O2 CO2। एफिनिटी आ गया समझ में? NCERT में लिखा हुआ है ये, लेकिन CO के बारे में नहीं लिखा, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है।
ऑक्सीजन और CO2 के बीच में अगर आएगा तो आंसर ऑक्सीजन आएगा। एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो आंसर क्या होगा? हाई किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्लियर? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में CO के बारे में नहीं बताया इतना लेकिन मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा, तो याद रखना। अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी की बात। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में मोर ज़्यादा सॉल्युबल कौन है? सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की कि CO2 की? प्लाज्मा में कौन ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होता है? CO2। सॉल्युबिलिटी के मामले में CO2 जीत जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, ये देखो क्या लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen is and hence mostly transported in the dissolved form in our blood। अंडरलाइन कर लो। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे MCQ बनता है, एसेशन रीजन बनते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एफिनिटी आ जाएगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, बातें नहीं इधर ध्यान दो। आया समझ में? तो सॉल्युबिलिटी के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड जीत जाता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर दैन ऑक्सीजन, तो याद रखना। अच्छा, हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी, ये भी याद रखना है इसका नाम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन। क्यों कहते हैं? अरे लेके जा रहा है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, इन द ब्लड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्लियर? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 25% है। कितना? और मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन CO2 का किस फॉर्म में होता है पता है आपको? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? 75%। बाकी रिमेनिंग डिजॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में। तो ऑक्सीजन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है मैक्सिमम, और कार्बन डाइऑक्साइड में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? तो ये था आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंप्लीट, ह्यूमन कंप्लीट। रेस्पिरेटरी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। लंग्स की मेम्ब्रेन होती है, लंग्स की कवरिंग होती है, क्या नाम है उसका? लंग्स की मेम्ब्रेन होती है, लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, लंग्स कवर्ड होता है प्लूरल मेम्ब्रेन से। अभी ख़त्म नहीं हुआ है टॉपिक, एक चीज़ और याद आ गई मुझे, प्लूरा। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा, प्लूरा। ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, याद रखना है प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। अब आपका रह गया ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ये तो रह ही गया था, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। डबल ब्रीदिंग मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। घर जाके इसको पूरा रिवाइज करना है अच्छे से। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक। अब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते कैसे, ये होती कैसे, दैट इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो लास्ट टॉपिक है ये ह्यूमन का, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। देखो, ब्रीदिंग में आपके दो प्रोसेस होती हैं, एक इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन। डेफिनेशन तो पता ही आपको। इनहेलेशन का मतलब बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना और अंदर की एल्वेलाई की एयर को बाहर निकालना। ठीक है, और लोअर क्लास में हम क्या पढ़ते आ रहे थे? बाहर के ऑक्सीजन को अंदर लेना, अंदर की CO2 को बाहर निकालना, यही कहते थे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता है, बाहर की हवा को अंदर लेते हैं और अंदर की हवा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब खाली हम ऑक्सीजन नहीं लेते,
कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, ठीक है ना। तो इनहेलेशन का मतलब ब्रीदिंग इन एयर, एक्सहेलेशन ब्रीदिंग एयर आउट, इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अब ये होती कैसे? तो सिंपल मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनना, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, क्लियर? बहुत सिंपल है। मैं इनहेलेशन बताऊँगा, उसका उल्टा कर दोगे तो एक्सहेलेशन हो जाएगी, और एक्सहेलेशन आप बताओगे उल्टा करके, मैं तो एक ही बताऊँगा, ठीक है? आपको दिमाग लगाना है, उल्टा ही करना है, ऑपोजिट है जस्ट। देखो यहाँ पे किस किस का रोल इम्पॉर्टेंट है। पहला डायफ्राम का। अब ये डायफ्राम क्या होती है? डायफ्राम फ्लोर है, डायफ्राम लंग्स का फ्लोर है। लंग्स के नीचे तो होती है, डायग्राम में देखो, है ना, लंग्स के नीचे डोम शेप की होती है, डोम शेप की होती है रिलैक्स स्टेट में, एक्सहेलेशन स्टेट में ये डोम शेप की होती है, और शेप से क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इस तरह की होती है डायग्राम में अगर आप देखोगे तो, है ना, डोम शेप। है ना, कुछ इस तरह से डोम शेप की होती है लंग्स के नीचे। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायफ्राम में होल हो जाए आदमी मर गया, एयर लीक हो जाएगी, है ना। अगर पंचर हो गया डायफ्राम में तो आदमी तो गया, ठीक है। मैकेनिज्म में ब्रीदिंग में हेल्प करता है ना ये। तो पहला रोल आ गया डायफ्राम का। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, इनहेलेशन में क्या होता है? डायफ्राम मूव्स अपवर्ड या डाउनवर्ड? ऊपर तो पहले से ही थी तो नीचे जाएगी। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो डायफ्राम कहाँ जाती है? यहाँ थी, यहाँ चली गई, तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? बढ़ गया ना, पहले यहाँ थी, यहाँ हो गई, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। खुद ही सोचो, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर किस में ज़्यादा है? फिर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर, है ना। वॉल्यूम प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। पहले इतना वॉल्यूम था तो प्रेशर ज़्यादा था, अब वॉल्यूम इतना हो गया तो प्रेशर और घट गया ना, प्रेशर तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, प्रेशर घट गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। क्लियर? आगे समझ में? तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और डायफ्राम का शेप कैसा होगा अब कॉन्ट्रैक्ट में? स्ट्रेट। कैसा होगा? स्ट्रेट। ये आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्ट के समय डायफ्राम का शेप कैसा होता है? स्ट्रेट। और रिलैक्स्ड में एक्सहेलेशन के टाइम डोम शेप, ठीक है। क्लियर? तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। अब देखो, वॉल्यूम अंदर बढ़ने के वजह से प्रेशर अंदर क्या हो गया? कम हो गया, और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया। भाई अंदर तो प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर कंपेयर टू अंदर ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? ज़्यादा। आया समझ में? अंदर प्रेशर कम कैसे हुआ? वॉल्यूम के बढ़ने के वजह से। और वॉल्यूम कैसे बढ़ा? जब डायफ्राम नीचे मूव करती है। व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। तो अंदर आपके वॉल्यूम बढ़ने के वजह से प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये तो थी डायफ्राम। नेक्स्ट, रिब्स, इनका भी तो रोल है ना। ये जो पसलियाँ हैं, हड्डियाँ यहाँ जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ये कहाँ मूव करती है जब हम इनहेल करते हैं? देखो, अप एंड आउटवर्ड। क्या आएगा? अप एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो रिब्स कहाँ मूव करेगी? अप एंड आउटवर्ड। और ये था आपका डाउनवर्ड, मूव्स डाउन, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, जिसके वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, और रिब्स
अप एंड आउटवर्ड। रिब्स की जो मसल है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, ये मदद करती है रिब्स को मूव करने में, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो आपको लिखना नहीं है, अप एंड आउटवर्ड। अब देखो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा लंग्स का, है ना। तो वॉल्यूम अंदर बढ़ गया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज़ करते हैं बायो में, अब से आगे से ध्यान रखना, लंग्स मतलब पल्मोनरी, ठीक है, क्लियर। तो ओवरऑल पल्मोनरी क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया। और आपको पता है एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू, हो गया इनहेलेशन, अंदर गई देखो हवा, डिफ्यूजन, अपने आप हो रही है ना ये प्रोसेस, तो डिफ्यूजन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये था मैकेनिज्म। डायफ्राम और रिब्स का रोल है, देखो आया ना समझ में। डायफ्राम की पोजीशन बतानी है, वॉल्यूम बताना है, प्रेशर बताना है, रिब्स की पोजीशन बतानी है, बस हो गया इनहेलेशन का मैकेनिज्म। किसको समझ में नहीं आया, अब इसका उल्टा कर दो। डायफ्राम एक्सहेलेशन में, डायफ्राम डाउनवर्ड था ना, तो क्या आ जाएगा, अपवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट का रिलैक्स्ड, स्ट्रेट का डोम शेप्ड, वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर अंदर प्रेशर बढ़ गया, बाहर प्रेशर घट गया। और डिफ्यूजन क्या बोलती है, हाई से अंदर से, हो गया एक्सहेलेशन। रिब्स की मूवमेंट बताओ, अप का ऑपोजिट, आउटवर्ड का बस इनवर्ड, है ना। तो ये देखो अप एंड आउटवर्ड, अंदर आ गया ना, डाउन एंड इनवर्ड। एग्जाम में करके देख लेना, ऐसे ऐसे, है ना, हो जाएगा, ठीक है। इसको ही चेस्ट कैविटी कहते हैं, इसको थोरैक्स रीजन बोलते हैं, इसको एब्डोमेन बोलते हैं पेट को, इसको थोरैक्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो एब्डोमेन का नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आपको ब्रीदिंग बढ़ानी हो तो फिर हम पेट का भी सहारा ले लेते हैं, है ना, पेट की मसल का भी सहारा लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं। कैसे लेते हैं, लेके देखो। तो मैकेनिज्म कंप्लीट, इसको कर लेना, ठीक है। एक मैंने बता दिया, इसका उल्टा ही लिखना है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो हवा गई अंदर से बाहर, ये भागी भागी, है ना, क्लियर। तो टॉपिक कंप्लीट, ह्यूमन का, प्लांट का छोटा सा टॉपिक है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पे आने वाला है दिल का मामला है ना, हार्ट आने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो एंड करते हैं टॉपिक।